करीब एक हफ्ता पहले जंग का आगाज हुआ था। अगले दिन जब ट्रंप ने घोषणा करी कि खामनेई मारा गया तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। लगा ट्रंप है, कुछ भी कहता है, कुछ भी बकता है। यहाँ तक कि जब तक लोगों ने इस जंग को भी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया था। लेकिन जब ईरान की मीडिया ने ही रोते बिलखते इस खबर की पुष्टि करी कि खामनेई मारा गया तो तब ये जंग गंभीर नजर आई। लगा खामनेई मारा गया, जंग खत्म हो गई। लेकिन फिलहाल दुनिया सबसे बड़ी आग से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल, अमेरिका, खाड़ी के मुल्क। जंग का ये सिलसिला अब सिर्फ 2-3 मुल्कों की लड़ाई नहीं रहा, ये पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है। 56 मुस्लिम देशों में कोई भी ईरान की साइड लेने वाला देश नहीं है, सिवाय अपने यहाँ के कुछ मुसलमानों के, जो सोशल मीडिया पर इजराइल और अमेरिका को बद्दुआ की पोस्ट कर रहे हैं। कुछ पत्रकार हैं जो इजराइल या खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस पर गिर रही ईरानी मिसाइल पर, हर एक मिसाइल पर जश्न मना रहे हैं, तो साथ ही खामनेई की मौत पर अमेरिका को लानतें भी भेज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। ये जंग कहाँ तक फैल चुकी है, कितनी जान जा चुकी है, और सबसे अहम सवाल, इस जंग का कोई अंत भी है या फिर ये आग पूरी दुनिया को जला देगी। फिलहाल इस वक्त इस आग में सबसे ज़्यादा ईरान जल रहा है। जिस दिन खामनेई मारा गया, दुनिया को लगा ईरान घुटने टेक देगा, जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपने आसपास के मुस्लिम देशों में मिसाइल बरसाई, अब इस जंग की ख़त्म होने की तारीख धुंधली दिखाई देने लगी। फिलहाल अलग अलग मुल्कों में मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार जा चुका है, और ये सिर्फ वो आंकड़ा है या कहो वो लाशें हैं जिन्हें गिना जा सका। ऐसी न जाने कितनी लाशें होगी जो अभी भी गिनती से बाहर है। अकेले ईरान में अब तक 1045 लाशें गिनी जा चुकी है। इन 1045 में 165 लड़कियां भी है जो स्कूल में थी। जब मिसाइल बरसी तो वो स्कूल ही उनकी कब्र बन गया। ईरान के बाद सबसे बुरा हाल लेबनान का है। वहाँ 50 लोग मारे जा चुके हैं और 335 से ज़्यादा घायल है। लेबनान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था, अब ये जंग उसकी और कमर तोड़ देगी। इस जंग को शुरू करने वाला इजराइल भी बख्शा नहीं गया। यहाँ भी 11 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल है। हालांकि ये संख्या कम है, लेकिन इजराइल के लिए ये सिर्फ एक आरंभ है। अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए, 18 घायल है। अमेरिका ने भी हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत को डुबो दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा ईरानी सैनिक मारे गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जंग सिर्फ अब इन मुल्कों तक सीमित नहीं रही। ईरान ने जब जवाबी हमले शुरू किए तो उसने खाड़ी के उन अरब देशों को भी निशाना बनाया जो अमेरिका के करीबी है। कुवैत में ईरानी हमलों में 4 लोग मारे गए, 35 घायल हुए। यूएई में भी 3 मौत हुई, 68 घायल है। इराक में 2 लोग मारे गए। यानी ये जंग सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल की तिगड़ी नहीं, अब ये पूरे खाड़ी क्षेत्र में आग फैला चुकी है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आग अभी और नहीं फैलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहे। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने जंग को शुरू करने का ऐलान किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फ्लोरिडा के मारे लागो रिजॉर्ट से जारी एक वीडियो में ट्रंप ने जो अंदाज दिखाया वो किसी भी पारंपरिक अमेरिकी राष्ट्रपति से बिल्कुल अलग था। ट्रंप ने खुले गले की शर्ट पहनी थी, सिर पर सफ़ेद बेसबॉल कैप टिकी थी, और उन्होंने ईरान के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट पढ़ी जिसमें कहा कि ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे, उसकी नौसेना को ख़त्म कर देंगे और उसके आतंकी गुर्गों को भी नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन ट्रंप ने अपने भाषण में एक ऐसी बात भी कही जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सीधे ईरान की जनता से कहा कि ईरान के लोगों, ये तुम्हारा मौका है, सरकार को अपने हाथ में ले लो। कई पीढ़ियों में ये तुम्हारा इकलौता में मौका हो सकता है। ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान के लोग खुद खड़े होंगे और इस्लामिक सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगे। वो चाहते हैं कि अमेरिका को ज़मीन पर उतरना ना पड़े, बस हवाई हमलों से ईरान की कमर तोड़ दी जाए और फिर वहाँ के लोग बाकी काम कर ले, जैसे और देशों में हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ बमों से कोई सरकार गिर सकती है? इतिहास गवाह है, साल 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिका को ज़मीन पर उतरना पड़ा था, टैंक लेकर बगदाद जाना पड़ा था। लीबिया में गद्दाफी को हटाने के लिए नेटो की हवाई सुरक्षा देनी पड़ी थी, विद्रोहियों को हथियार देने पड़े थे। ट्रंप का ये तरीका एक बड़ा जुआ है। अगर ईरानी लोग उठ खड़े नहीं हुए तो क्या होगा? ट्रंप ने अपने लिए एक बैकडोर भी छोड़ रखी है, उन्होंने जनता पर जिम्मेदारी डाल दी। अगर ईरानी शासन बच गया तो वे कह सकते हैं कि हमने तो मौका दिया था, लोगों ने नहीं लिया। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस ईरानी जनता पर ये जिम्मेदारी डाली जा रही है वो खुद इस जंग में सबसे ज़्यादा मर रही है।
अब चलते हैं तेल अवीव, इजराइल की राजधानी। यहाँ जंग के दूसरे दिन एक छत पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खड़े थे। उनके पीछे शायद रक्षा मंत्रालय की इमारत थी। उन्होंने भी एक ऐसा ही बयान दिया जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर वो कर सकते हैं जिसकी मैं 40 साल से उम्मीद कर रहा था, आतंक के इस शासन को पूरी तरह कुचल देना। नेतन्याहू के लिए जंग सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, जंग नहीं है, उनके लिए एक ऐतिहासिक मिशन है। वो दशकों से कहते आ रहे हैं कि ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है। उसके अनुसार ईरान परमाणु हथियार बनाकर उनके यहूदी देश को ख़त्म करना चाहता है। अगर नेतन्याहू ईरान के खिलाफ निर्णायक जीत दिलाकर वापस लौटता है तो वो राजनीतिक रूप से अमर हो जाएगा, उसे कोई हरा नहीं सकेगा। उसके लिए भी ये जंग सियासी जंग भी है। लेकिन नेतन्याहू की योजना क्या है? वो ईरान की ताकत को तोड़ना चाहता है, उन मिलिशियाओं को ख़त्म करना चाहता है जो ईरान पूरे क्षेत्र में खड़ा करता है। लेबनान में हिजबुल्ला है, सीरिया के शिया गुट है, यमन में हुती है और भी बाकी देशों के गुट है। उनका मानना है जब ईरान कमज़ोर हो जाएगा तो इजराइल सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है, नेतन्याहू ने भी ईरानी जनता से वही अपील की जो ट्रंप ने की थी। उन्होंने भी यही कहा कि ईरान के लोगों को आगे आना चाहिए, मतलब हम तो बम बरसाएंगे, तुम वहाँ की सरकार गिराओ। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि जिस ईरानी शासन के पास इतनी बेरहम सुरक्षा मशीनरी है, जिसने जनवरी में हजारों प्रदर्शनकारियों को मार डाला, उसके सामने आम आदमी कैसे खड़ा होगा? अब सबसे इसमें अहम सवाल है, ईरान क्या ये शासन टूटेगा? अमेरिका और इजराइल को उम्मीद है कि टूटेगा, लेकिन हकीकत क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान का शासन सीरिया या लीबिया की तरह नहीं है। सीरिया में बशर अल असद का शासन परिवार पर टिका था, जैसे ही परिवार को हटाया गया असद भाग गया। लीबिया में गद्दाफी का शासन उसकी ताकत पर टिका था, जैसे ही वो मारा गया शासन बिखर गया। इराक में सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, जंग खत्म हो गई। लेकिन ईरान का शासन एक व्यवस्था है जो उन्होंने 1979 में आयतुल्ला खुमैनी और उसके साथियों ने उसे खड़ी की थी। उन्होंने उसे इस तरह डिजाइन किया है कि ये जंग और हत्या झेल सके। ये किसी एक शख्स पर निर्भर नहीं है, ये संस्थाओं का एक जटिल नेटवर्क है। इसमें मजहबी संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं। इनकी जिम्मेदारियां भी आपस में जुड़ी है जो ओवरलैप करती है। इस शासन के पास इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोप है। ये सिर्फ सेना नहीं है, एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा है। इनका काम ही शासन की रक्षा करना है, अंदर से भी बाहर से भी। इनके पास ताकत है, हथियार है और इन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर हालात ख़राब हो तो कैसे डटे रहना है। इस शासन के लिए जीत का एक ही मतलब है, बचे रहना। उन्हें सिर्फ टिकना है। वे जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ज़मीन पर उतरना नहीं चाहती, सिर्फ हवाई हमलों से कोई शासन नहीं गिरता। इराक में सद्दाम हुसैन गया, लेकिन उसके बाद जो अराजकता फैली उसने अमेरिका को सालों तक जंग में उलझाए रखा। लीबिया आज बिखरा पड़ा है। ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज़्यादा है, ये इराक से 3 गुना बड़ा है। अगर यहाँ का शासन अचानक गिर गया तो क्या होगा? अफरा तफरी, अराजकता, खून खराबा, सीरिया और इराक की तरह गृह युद्ध। लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग बेघर होंगे। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि वो ईरान की सैन्य क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शासन कमज़ोर होगा वैसे वैसे वो ज़्यादा बेरहम हो सकता है। अपने ही लोगों पर ईरानी शासन सख्ती बरत सकता है। बहुत से ईरानी शायद इस शासन के गिरने से खुश होंगे, लेकिन जब शासन गिरेगा तो उसके बाद क्या होगा? क्या शांतिपूर्ण लोकतंत्र आ जाएगा, या फिर तालिबान जैसा चरमपंथी, या फिर सेना की तानाशाही? यही कई सारे सवाल हैं। ये जंग कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, फिलहाल कोई जवाब नहीं है। ट्रंप ने जीत की एक परिभाषा दी कि ईरान की मिसाइलें खत्म कर देंगे, नौसेना खत्म कर देंगे, आतंकी गुर्गे खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने एक सपना देखा है कि आतंक का सब खत्म हो जाएगा। इस जंग की शुरुआत तो हमने देख ली, लेकिन इसका अंत वो शायद हमारी समझ से परे है। शायद ये जंग सिर्फ ख़त्म नहीं होगी, ये बदलती रहेगी। अगले कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तय करेंगे कि ये इलाका किस ओर जाएगा। फिलहाल मंजर साफ नहीं है, धुआं ही धुआं है और इस धुएं में सिर्फ आग है, रोशनी नहीं है। आगे घुप अंधेरा है और ये अंधेरा ही ईरान का भविष्य लिखने वाला है।